Okay. Now, against month of November, let's discuss what has happened in the month of November. So, in the polity and governance, Education Ministry launched PM Modi's Young Author Mentoring. ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है क्या नवंबर मंथ का? हाँ, अनुष्का, रितिका, प्रियंका, इट अपीयर्स आज ज्वाइन किया, पता नहीं सर। आई थिंक रिया, आपने कर लिया था ये वाला डिस्कस। ये वाला डिस्कस कर लिया था ना, नवंबर मंथ का डिस्कस हाँ किया था। हाँ, एक बार थोड़ा सा नीचे जाके एक बार दिखाना। पहाड़ी कम्युनिटी सेंटर सेटअप 9 मेंबर टास्क फोर्स फॉर मॉनिटरिंग। नहीं, ये वाला जो ये पीस हाँ ऑफ न्यूज है, ये 2 बार ये लास्ट मंथ में भी रहा होगा, अक्टूबर हाँ मंथ में। हाँ हाँ हाँ, तो ये ऐसा हो जाता है ना, कई बार एक न्यूज 2 महीने तक चलती है, तो पॉसिबली इसलिए ये रिपीट हुई है। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि युवा 2.0 जो है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, ये फुल फॉर्म है युवा 2.0 की। ये प्रमोट करने के लिए इंडिया और इंडियन लिटरेचर को बाहर भी, हिंदुस्तान के बाहर भी स्टार्ट किया गया है ये प्रोग्राम, स्कीम है बेसिकली। और इसमें ऑथर्स को मेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो यंग ऑथर्स हैं, एस्पायरिंग राइटर्स हैं, अंडर 30 ईयर ओल्ड, जो जिनकी एज है। ठीक है, तो आजादी का अमृत महोत्सव के अगेंस्ट ये स्कीम है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट रहा है वो है कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस पहाड़ी कम्युनिटी को जम्मू एंड कश्मीर में प्रोवाइड किया गया। ये यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू एंड कश्मीर की पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड एसटी स्टेटस प्रोवाइड किया। और जो जस्टिस शर्मा कमीशन ने इस चीज को फॉर्म किया था, और इस डिसीजन से जो जम्मू एंड कश्मीर की दूसरी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हैं, लाइक गुजर्स और बकरवाल्स, इनमें डिसेंशन देखा गया, जिसकी वजह से ये पीस ऑफ न्यूज में ये डेवलपमेंट रहा। उसके बाद ये पीस ऑफ न्यूज है इस डेवलपमेंट के अगेंस्ट। इसके बाद सेंटर ने 9 मेंबर सेटअप टास्क फोर्स सेटअप बनाया मॉनिटरिंग के लिए चीता को। और चीता जो नामीबिया से लाए गए हिंदुस्तान में, उनको कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। और ये करंट डेवलपमेंट है, स्पेशली इसे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का भी पार्ट मान सकते हैं, एनवायरनमेंट का भी पार्ट मान सकते हैं। तो इसको जो मॉनिटर करने वाली बॉडी है, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये सपोर्ट करेगी चीता टास्क फोर्स के ऑपरेशंस को और ऑल इसेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ये डेवलपमेंट रहा है। इसके बाद जो गुजरात का मोधेरा एक ऐसा गांव है जिसको 24x7 सोलर पावर विलेज बनाया गया है। वहां पर जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई है या जो भी यूटिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, वो सोलर पावर से बैक्ड अप है। और इसको रखने के बहन रीजन है कि ये इंडिया का पहला गांव है। मोधेरा जो है वो इंडिया का पहला गांव है। मोधेरा एक फेमस भी है फॉर सेंचुरीज ओल्ड सन टेम्पल के लिए, जो चालुक्य के टाइम पर बनाया गया था, विच विल आल्सो बी नोन एज, ये गांव जो है सोलर पावर विलेज के नाम से भी जाना जाएगा। सन टेम्पल बहुत सदियों पुराना सन टेम्पल है वहां पर। अब इसको हम रिलेट करके देख सकते हैं, सोलर जो है वो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है, और सन टेम्पल मतलब ये कहीं एक आप कह सकते हो कि रिलेटेबल है, या कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा के। सुप्रीम कोर्ट affirmed 10% reservation for economically disadvantaged people
among advanced castes in the government employment and colleges across India. हालांकि डिसीजन में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका रिजर्वेशन रहा, उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया था यूयू ललित साहब ने। और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट एंड बेला एम त्रिवेदी एंड जेबी परदीवाल, ये 5 बेंचेस की 5 मेंबर्स बेंच थी, जिसमें 3:2 के रेशो से ये पास हुआ। डिसेंटिंग जजमेंट वर इश्यूड बाय जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित। तो डिसेंटिंग जजमेंट मींस जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है या कन्फ्लिक्टिंग होता है उसको बोलते हैं, और उस केस में 2 जजेस ने इसको अप्रूव नहीं किया था। रिजर्वेशन जो सपोर्टिंग वर्डिक्ट था उसने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव किया, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस कोटा को लेजिटिमेटाइज किया गया, और उसने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है कोर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। आज शायद आपने एक न्यूज पढ़ी भी होगी, अगर आप रोज न्यूज पढ़ रहे हैं तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जगदीश धनखड़ साहब, सुना है कुछ? उन्होंने बेसिक फैब्रिक और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, उसको चैलेंज किया है और ये बोला है कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का एडवांटेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेता है कई अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स को चैलेंज करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रोकने के लिए, जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का जो कहना चाहिए दैट इज डिमार्केशन, वो डिफाइन करने की उन्होंने बात की है। तो इसको आप कह सकते हो जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वीरेसिटी एंड लेजिटिमेसी चेक की जाती है, और उसको चेक करने का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपहोल्डर ऑफ द, और बल्कि अपहोल्डर नहीं, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। गवर्नमेंट टू लॉन्च नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ऑफ 4000 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी से 4000 किलोमीटर लंबा एक सबसे लंबा लॉन्गेस्ट, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जो है वो लॉन्च किया। यूनियन गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये क्रूज लॉन्च किया। लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज होगा जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से आसाम के डिब्रूगढ़ 40 दिन में ये जर्नी पूरी कवर की जाएगी। इन जनवरी 2023 मंथ का ये कंप्लीशन माना जाएगा उसमें। इन ए बिड टू प्रोवाइड इम्पैचेस टू इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत के अंदर जो इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट है उनके उसको बढ़ावा देने के लिए। हाइलाइट्स इसके हैं, वाराणसी डिब्रूगढ़ क्रूज इज एक्सपेक्टेड टू बी रन ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पीपीपी मॉडल बोलते हैं। ये 50 दिन का क्रूज है, और गंगा विलास क्रूज के नाम से ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ की सबसे लंबी जर्नी बनेगी। इसके बाद कौन कौन सी अथॉरिटीज या एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं? क्रूज इज फर्स्ट सेट टू क्रूज लाइनर्स दैट विल रन ऑन पीपीपी मॉडल विद एन एमओयू साइंड बिटवीन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अंतरा लग्जरी रिवर्स क्रूज एंड जेएम बक्सी रिवर क्रूज। ये एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कंपनीज हैं। एनसीडब्ल्यू नेशनल ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है। ये बन सकता है कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने सबसे लंबा जो क्रूज लॉन्च किया है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। हाँ सर, ये तो पता है। ये नहीं होगा ना सर फिर? हाँ नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज और जेएम बक्सी ये नहीं पूछा जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इस तरह के क्वेश्चंस इन जनरल जो एग्जाम आप जिसमें आप अपियर होने वाले हो उसमें नहीं पूछे जाते। यस। हाँ,
ये हो सकता है कि किसी और एग्जाम में पूछ लिया जाए, लाइक इवन बैंकिंग के एग्जाम में हो सकता है, जहां पर ऐसे एग्जाम ऐसे क्वेश्चन जहां पर कुछ कॉरपोरेट कुछ कंपनीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट उनको फील होती है। बाकी इतना सफिशिएंट है। और उसके सर, बाद हाँ बताइए। जो स्टैटिक जीके वो भी करंट अफेयर्स के ऊपर ही बेस्ड होगी ज्यादा। हाँ, स्टैटिक जीके जो है वो भी करंट अफेयर्स के ऊपर ही बेस्ड। लेकिन अभी जैसे अभी बात अब ऐसे समझिए, जैसे अभी क्या हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को ईडब्ल्यूएस कोटा को वैलिडेट किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है? अमेंडमेंट एक स्टैटिक का पार्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको आप स्टैटिक जीके को करंट के फॉर्म में समझ के आप मतलब उतना याद रखने की आपको जरूरत है। ठीक है ना। वैसे स्टैटिक का एक पूरा कंसाइज जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमने ली भी है। अब मैं उसको फिर से स्टार्ट करूंगा। अब इस दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स होने के बाद आई विल स्टार्ट ऑल स्टैटिक पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस वंस अगेन। सर पहले हिस्ट्री हो सकता है क्या? सर हिस्ट्री हाँ में कुछ हिस्ट्री, भी हाँ याद नहीं बिल्कुल है। हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। विच एवर यू फील कि वो स्टार्ट होना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जो सर जो भी लेकिन आप लोग अपना कंसेंसस बना लीजिएगा, उस बेसिस पे स्टार्ट सर कर वो लेंगे। पहले भी ढंग से डिस्कस नहीं हुआ था इसलिए सर। हम्म। बिल्कुल कर लेंगे उसको। ठीक है ना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्च fourth phase of digital Shakti campaign. Digital Shakti campaign is meant for empowering women and to educate girls, especially in digital skills and knowledge, so that they could confront any inappropriate or illegal online behavior. Together with Meta and Cyber Peace Foundation, ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने ये कैंपेन स्टार्ट किया। This new stage will prove to be significant in establishing safe online environment for women. There are lots of things which technology bring with itself in case of safety and security to the users. So that is why it becomes, and more vulnerable section must be protected uh, and must be aware. And creating an awareness is also a kind of protection. So by teaching them how to utilize technology effectively and to stay safe in online environment, Digital Shakti has increased engagement of women and girls online. इसके बाद ये छोटा सा दूसरा डिटेल भी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सो दैट यू कुड रिटेन दैट इन फॉर इन बेटर memory frame. India's government released its first suicide prevention strategy. भारत ने ये पहली सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी रिलीज की, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। हालांकि ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने कवर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे जिन्होंने साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया है। इट मे बी पॉसिबल कि ये पीस ऑफ न्यूज आपके रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समवेयर व्हेन यू are through with the written part of the admission process, later you may be able to talk something about the what is happening inside the in this particular area of public health and mental health. तो इसको बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे जो डेवलपमेंट है उनको आप रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये मैं हमेशा ध्यान रखता हूं जब भी मैं बहुत सारे पीस ऑफ न्यूज और पीस ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ करके क्यूरेट कर रहा होता हूं, तो इस बात का खासा ध्यान पर्सनली ध्यान रखता हूं। और एक ये आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट डोंट मच फोकस ऑन की जो पीस ऑफ न्यूज आपको या जो भी डेवलपमेंट या जो भी कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स हैं हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वो रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दे आर समवेयर कैप्ट कि आप कुछ और लिख पाओ आगे आने वाले स्टेजेस में और कुछ बता पाओ। समझ रहे हैं सर 60% तो इसी से हो जाएगा ना सर, इन नोट से? ये जो किस चीज से, फिर से बोलो।
सर ये जो पूरी जीके के नोट्स है सर, देखिए बहुत हाई चांसेस हैं कि हम जब ये आपके लिए कंटेंट डेवलप कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। Yes, उसके बेसिस पर हम जो भी डेवलपमेंट है उसको रखते हैं। बट अगेन हाँ, पिछले सालों में जो भी हमने कंटेंट पढ़ाया उसमें से काफी हद तक क्वेश्चंस मिले हैं, है ना। बट अगेन ये एक जनरल अवेयरनेस जो है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी की तरह नहीं है। यहाँ पर बड़ी रैंडमनेस है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, कौन से एरिया से किस तरह के सवाल पूछेंगे। हाँ, बट कुछ एरियाज प्रिडिक्टेबल हैं, जैसे बुक्स, जैसे स्पोर्ट्स, जैसे कुछ एक पर्टिकुलर साइट्स, जैसे कोई एक पर्टिकुलर कोई अगर रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है अमेंडमेंट के केस में, ये कुछ एक एरियाज हैं जहां पर बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो आपको मिलेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो लेकिन एक चीज और मैं हमेशा से आप लोगों से बोलता आया हूं, प्लीज कीप एब्रिस्ट योरसेल्फ विद द अदर डेवलपमेंट विच आर अवेलेबल इन न्यूज़पेपर्स। एक इंडियन एक्सप्रेस आपको उसके कुछ एक 2-3-4 पेज आपको रेगुलर पढ़ने हैं। To keep myself on safer side, I in general recommend as a teacher, as a mentor for general awareness section। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। तो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू मेक सुसाइड प्रिवेंशन अ टॉप प्रायोरिटी फॉर पब्लिक हेल्थ, was unveiled by Ministry of Health and Family Welfare. Government claims that the strategy will lay groundwork for promoting mental health and preventing suicide in the ensuing 10 year, आने वाले 10 साल के अंदर इस स्ट्रेटजी से और 2023 तक स्पेशली 10% तक जो सुसाइडल जो सुसाइड के केस हुए, सुसाइड मोर्टेलिटी है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। The strategy offers a framework for numerous stakeholders to carry out initiatives for nation's suicide prevention. In the first 3 years, it aims to create reliable suicide surveillance system. This is a very important term here, which may be used to अगर सर्विलेंस होगा तो सर्विलेंस के बाद बहुत रेड्रेसल के चांसेस बहुत हाई हैं। In addition, it aims to create psychiatric outpatient units that will offer suicide prevention services through district mental health programs in all districts over the course of following 5 years, अगले 5 साल के अंदर। तो National Suicide Prevention Strategy's fourth goal is to increase program quality by enhancing suicide surveillance and further evidence creation through evaluation. तो आप ये कह सकते हो कि इट्स ए काइंड ऑफ इट्स नॉट ए रिएक्टिव अप्रोच। दो तरह की अप्रोच होती है, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब इसको हम फायर फाइटिंग भी बोल देते हैं, और प्रोएक्टिव मींस इसको हम आप प्रिवेंटिव कह सकते हो। फायर फाइटिंग को क्यूरेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये कंप्लीट डेटाबेस है और जो सर्विलेंस है, ये प्रोएक्टिव मैकेनिज्म है। उसके बाद इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखते हैं क्या हुआ। इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ 12.8 बिलियन बाई 2025। ये ऐसा एक इंडियन स्पेस, आप ये कह सकते हो अर्न्स्ट एंड यंग एंड इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो स्पेस इकोनॉमी के बारे में जो प्रेडिक्शन है उसकी ग्रोथ के बारे में, ये इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल जो प्रोजेक्शन है वो दिया गया है। इंडियन स्पेस इकोनॉमी इज लाइकली टू बी वर्थ nearly 13 billion by 2025, with satellite launch services segments set to witness the fastest growth to increase private participation. इस रिपोर्ट में वो बात कही गई है। Basically, the growing demand for smaller satellite is set to boost satellite manufacturing in country. It will attract global startups
in the sector to help incubate space tech companies here, said the report. इसके बाद आरबीआई ने लॉन्च किया एक पायलट प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी इन होलसेल सेगमेंट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट प्रोजेक्ट है, मींस एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है जहां पर डिजिटल रूपी को होलसेल सेगमेंट में टेस्ट किया जाएगा. डिजिटल रूपी विल बी यूज्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. RBI said the use of e-rupee is expected to make the interbank market more efficient. बेसिकली एक तरह का ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोसेस है जो रूपी को डिजिटाइज करने का एक मेथड है. कुछ एक बैंक्स को इस पायलट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया गया है, जो होलसेल ट्रांजैक्शन है उनके लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, जो विल फोकस फॉर फ्यूचर पायलट्स. अगर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं तो अब भविष्य में होने वाले जो पायलट टेस्टिंग है उसमें इस पर्टिकुलर पायलट टेस्टिंग का फायदा मिलेगा. 9 बैंकों को इसमें शुमार किया गया है. फिर आफ्टर इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करते हैं. इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा 3.1% इन सितंबर वर्सेस 0.8% फॉल इन अगस्त. ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जिसमें ये परसेंटेज चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ है. According to latest data from Ministry of Statistics and Program Implementation, the country's industrial production during April and September 2022 jumped 7% compared with 28.3% in a year ago period. India's electricity sector output grew in double digit at 11.6% year on year to 118.774 on IIP in September. India Index of Industrial Production. For the month of September 2022, quick estimates of IIP with the base of 2010, 2011 and 12 stands at 133.5. अब इंडेक्स का एक तरीका होता है, ये स्टैटिस्टिकल मेजर है, जो शायद आपने कभी पढ़ा हो, जैसे फिशर्स मेथड एक इंडेक्स का, एक लैस्पेरिस मेथड है इंडेक्स क्रिएट करने का. एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जहां पर एक बेस ईयर लिया जाता है, उसके कंपैरिजन में एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, उसके चेंजेस को मेजर किया जाता है. तो इन पर्टिकुलर यूनिट्स को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. बस आप इतना ध्यान रखिए, थोड़ा सा ओवरऑल इकोनॉमी और ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स को ध्यान में अगर हम रख के बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुआ है. RBI की रिपोर्ट says that Indian economy on track and likely to grow at 7% in 2022 and 2023. The 7th edition of Handbook of Statistics on Indian States 2021-22 ये रिलीज की जाती है RBI के द्वारा, which seeks to provide comprehensive data about regional economies of India. Regional economies basically आप state based कह सकते हैं. It covers sub-national statistics on socio-demographic. Socio-demographic means, कोई मुझे बताएगा आप में से? Socio-demographic. प्रियंका, खनक, रितिका, अनुष्का, वासु. Basically, the different demographics of people, like how many are male, how many are female, like that. हाँ, मतलब डेमोग्राफिक के वेरिएबल्स में कौन कौन से होते हैं? एज भी आती है. जेंडर, एज, इनकम, प्लेस, एजुकेशन, ना, एजुकेशन. And socio means it is the stratification also. Stratification किस strata से belong करता है? That strata is created as per the income, as per the education, and when that strata is created, then that demographic is known to be or is considered to be socio-demographic. State domestic production, agriculture, price, wages, industry, infrastructure, banking and fiscal indicators across the states during the various time periods ranging from 1951 to 2021-22.
Indian economy showed remarkable resilience to the multiple consecutive shocks it experienced since early 2020s. उसके बाद मुद्रा लोन एनपीए की बात करते हैं. बेसिकली मुद्रा लोन को रखने का पर्पस है कि इन जनरल गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में ये देखा गया है कि अगर वो गवर्नमेंट उस स्कीम के थ्रू कोई लोन डिस्पर्स करती है तो उसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा होता है कि वो कंप्लीट स्कीम कई बार बर्डन बन जाती है. मुद्रा लोन के केस में जस्ट 3.3% 7 साल के अंदर एनपीए देखा गया है. ये अपने आप में एक किसी एक स्कीम के सक्सेसफुल होने के एक इंडिकेटर है. अब एक देखने वाली बात है कि फर्दर इसका क्या रिपरकशन होना है. इसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाने का जो प्रोसेस रहा है, डिसबर्सल प्रोसेस जिसको बोलते हैं, मे बी पॉसिबल वो कुछ ज्यादा स्टर्डी रहा है, जिसमें सेगमेंट क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से ये जो एनपीए है वो कम रहा है. टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन स्कीम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से टाइप है. तरुण, किशोर एंड शिशु. शिशु 50,000 रुपए तक का लोन है. किशोर एंड तरुण ये 2 लाख रुपए तक का लोन है, और तरुण जो है वो 10 लाख रुपए तक का, या पॉसिबली शायद किशोर 10 लाख रुपए तक का है और तरुण जो है वो 2 लाख रुपए तक का लोन है. दैट टू कोलेटरल फ्री. कोलेटरल फ्री. कोलेटरल फ्री मींस आपको कोई भी, मतलब जो भी लोन लेने वाला व्यक्ति है उसको कोई भी जमानत नहीं रखनी है, कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी है. दैट इज नोन एज कोलेटरल फ्री. इसके बाद इसमें तो डेटा ही पूछेगी ना, मुद्रा लोन का कितना डेटा? नहीं, ज्यादा आपसे ये पूछ सकते हैं कि किशोर जो है वो किस स्कीम का पार्ट है. ओके सर. तरुण किस स्कीम का पार्ट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें. और बाकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट है, तो इस तरह की स्कीम्स का ये थोड़ा पता रहे कि ये स्कीम्स चल किस तरह से रही हैं, ठीक चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, तो आप ओपिनिएट कर सकते हो कि ये स्कीम्स होनी चाहिए, अगर हैं तो उनमें किस तरह से सुधार होना चाहिए. दैट इज व्हाई these data will help you decide somehow to put your opinion if and as and when you are asked. Yes sir. दो एस्पेक्ट से मैं आपको चीजें डिस्कस करता हूं. एक तो रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा आपके कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. चीजें कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ी सी रहे, अदरवाइज ये वन लाइनर में भी हम लिख सकते थे, है ना. ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं. अदानी ग्रीन कमीशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट कमीशन किया है जैसलमेर राजस्थान में. तो ये क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा है इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रखा है. बस इतना आप याद रखिए, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. PM laid the foundation stone for C-295 transport aircraft manufacturing plant in Gujarat. ये अपने आप में इंडिया के जो गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है. ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को कंट्री के अंदर ही वो फैसिलिटीज, वो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स डेवलप करना उस पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसका कोलैबोरेशन भी जान लेना कि जो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जाएगा, उसको टाटा एयरबस बस मिलकर के बनाएंगे. अपार्ट फ्रॉम मेकिंग 40 एयरक्राफ्ट, दिस फैसिलिटी एट वडोदरा, ये वडोदरा में फैसिलिटी लगाई जाएगी, वुड बी मैन्युफैक्चरिंग एडिशनल एयरक्राफ्ट फॉर एयरफोर्स रिक्वायरमेंट एंड एक्सपोर्ट्स. By 2025, India aims defense manufacturing scale to cross $25 billion. Defense corridors being established in Uttar Pradesh and Tamil Nadu would power this scale. अभी जो
apart from making 40 aircraft, this facility at Vadodara would be manufacturing additional aircraft for Air Force requirement and exports. First Indian Air Force squadron of C-29 to C-295 transport aircraft would be based in Vadodara. ये आगे का फर्दर डेवलपमेंट है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसको पढ़िएगा. Under the deal, Airbus will deliver first 16 aircraft in fly-away condition from its final assembly line in Seville, Spain. Within 4 years, the subsequent 40 aircraft will be manufactured and assembled by Tata Advanced Systems Limited in India as part of industrial partnership between two companies. C-295 MW, a transport aircraft of 5 to 10 ton capacity with contemporary technology. The aircraft has the maximum speed of 480 km/h. उसके बाद AquaConnect becomes India's first Indian fisheries startup get ISO 2700 certification. ये जो हम डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ये हम ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. ये ध्यान रखिएगा. AquaConnect एक स्टार्टअप है, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फुल स्टैक एक्वाकल्चर इनपुट एंड आउटपुट प्लेटफॉर्म है विद एम्बेडेड फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. मींस फिनटेक उसको बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस को अरेंज कराते हैं, उनका डेटा रखते हैं और उनके बेसिस पर एनालिसिस करते हैं इस तरह के होने वाले ट्रांजैक्शंस को और स्टेक होल्डर्स का. सपोर्टेड बाय फिजिकल एंड डिजिटल, जो फाइजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैज रिसीव्ड ISO 2007 सर्टिफिकेशन. और भी इस तरह के कई सारे हैं, बट दिस अपीयर टू बी मोर, क्योंकि इसके अंदर एक सोशल कनेक्ट है, AquaConnect फॉर इंडियन फिशरीज. That is why Tata Consumer Products to acquire packaged water giant Bisleri for about 7,000 crore rupees. Tata Consumer is set to acquire India's largest packaged drinking water company, Bisleri. Chairman Ramesh Chauhan is aiming to divest Bisleri International to Tata Consumer Products 3 decades after selling soft drink brands Thums Up, Gold Spot, Limca to Coca-Cola. Current management will continue for 2 years as part of the deal, and Chancel Health and Dr. Jayanti's lack of interest led to this decision. There have been other interested parties such as the Reliance Retail, Nestle, Danone. The report stated that talks between Tata the past 2 years. Tata houses its consumer business under Tata Consumer Products Limited, which also sells packaged mineral water under the brand name of Himalayan, with brands as Tata Copper Plus Water, Tata Gluco in its hydration segment. Then after comes art and culture. River Festival Ganga Utsav 2022 that will be held in November 4th. This will be the part of National Mission for Clean Ganga and the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, and the Ministry of Jal Shakti are involved in this Ganga Utsav River Festivals. And science and technology, Sweden's Saab to set up facility in India to make M4 rocket launcher for Indian Army and export. Swedish defense firm Saab, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, बट ये डिफेंस प्रोडक्शन में भी है. Announced its plan to set up manufacturing facility in India for Carl Gustaf M4 soldier-fired weapon system under NDA government's Make in India initiative to bolster indigenous defense manufacturing. India's first privately built rocket set for suborbital launch with 3 payloads. भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इसरो के अलावा, इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है स्पेस मिशंस के लिए. प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस मिशन के लिए और स्पेस प्रोग्राम्स के लिए
ओपन कर दिया गया है, मतलब सॉरी लाइसेंस्ड कर दिया गया है। तो इनके भी कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स, वो डेवलपमेंट न्यूज पीस ऑफ न्यूज में रहे हैं। Vikram S is the Hyderabad-based Skyroot Aerospace is poised to create history as it undergoes final launch preparation at ISRO launch pad Sriharikota between November 12 to 16। तो जो रॉकेट लॉन्च हुआ उसका जो नाम था विक्रम एस, और स्काईरूट एरोस्पेस ने इसको लॉन्च किया इसरो के साथ मिलकर के नवंबर मंथ में, और मिशन का नाम था प्रारंभ। ये ध्यान रखिएगा बस। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया CE-20 क्रायोजेनिक इंजन विद इंजन फॉर LMV-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल के, GSLV Mk3 के। ये फर्दर इनका डेवलपमेंट रहा है। ये फर्दर डिटेल है, आप चाहो तो इतना डिटेल नहीं भी पढ़ना, इतना डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसरो जो है वो 15 अगस्त 1959 में एस्टैब्लिश हुई, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और करंट चेयरमैन एस सोमनाथ है। इसरो टेस्ट रॉकेट इंजन डेवलप्ड बाय स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक हॉट टेस्ट ऑफ द अग्निलेट space single piece fully 3D printed second stage semi cryo rocket engine developed by Agnikul Cosmos Private Limited, a aerospace startup। इसका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में देखते हैं। गुड़गांव टू गेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क टू कवर 10,000 acres। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क टू बी डेवलप्ड इन हरियाणा। World's largest jungle safari will spread across 10,000 acres in Aravalli mountain range in Gurgaon and Nuh district। ये ध्यान रखिएगा कि NCR के आसपास जो रेंज लगती है माउंटेन रेंज, वो अरावली रेंज होती है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हरित आयकर इनिशिएटिव प्रमोट ग्रीनरी को और माइक्रो फॉरेस्ट को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रेट किया, ये कहिए कि स्टार्ट किया, ये एक इनिशिएटिव था। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेशल कैंपेन स्वच्छता के लिए 1 महीने लंबा था, ये कैंपेन इनिशिएट किया ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था दैट रन अंटिल 31 अक्टूबर 2022। और इसमें अकीरा मियावाकी जो जापानीज बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने डेवलप किया मियावाकी मेथड इन 1980 एज ए वे टू ग्रो माइक्रो फॉरेस्ट ऑन द लिटिल पीस ऑफ लैंड। बहुत छोटे से पीस ऑफ लैंड में एक माइक्रो फॉरेस्ट डेवलप किया जाता है जो अपने आप में कंप्लीट फॉरेस्ट का रिप्लिका है, और उसमें वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो एक बड़े फॉरेस्ट बड़े एरिया में जो फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है उसके। उसके बाद मिशन एंड स्कीम्स हैं। उम्मीद एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम इज चेंजिंग द फ्यूचर ऑफ रूरल वुमेन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद स्कीम सपोर्ट्स रूरल वीमेन एस्पिरेशंस इन यूनियन टेरिटरीज टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। दिस इज द पार्ट ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। NRLM aims to elevate rural poverty and create sustainable livelihood opportunities for rural poor. And out of this National Rural Livelihood Mission, Ummeed is specifically for Jammu and Kashmir. National Rural Livelihood Mission seeks to promote sustainable community-based institutions which will facilitate provisions of financial services, economic services, and other entitlement to rural poor. अब उसके बाद बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर की। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, ए न्यू बुक बाय फ्रेंच ऑथर रेने नावा। भाई ये नाम याद रखिएगा, बुक का नाम याद रखिएगा।
रस्किन बॉन्ड साहब ने लॉन्च की गौतम बोरा की नई किताब नालंदा अंटिल वी मेट अगेन. The author is Gautam Bora and Nalanda Until We Met Again is the book. Basically, Gautam's new book is a movie-like experience that incorporates action, adventure, romance, love, great intuition, and mystery. Then this is the gist of the book. इस किताब में क्या है वो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िएगा. उसके स्पोर्ट्स एंड गेम की बात करते हैं. इस मंथ में तीन ही किताबें रिलेवेंट लगी और मिली, मतलब जो हमारे सोर्स से. उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात करते हैं. किरण रिजिजू एंड अनुराग सिंह ठाकुर launched Fit India Freedom Run 3.0 at Gandhi Jayanti at Major Dhyanchand Stadium, New Delhi. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी. मुंबई बीट्स हिमाचल फॉर लो स्कोरिंग फाइनल टू क्लिंच मेडन टाइटल. और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से बिलोंग करती है, ये ध्यान रखिए, स्पेशली T20 फॉर्मेट. अचंता शरथ कमल becomes first Indian to be elected in ITTF's Athlete Commission, International Table Tennis Federation. पहले इंडियन बने जिनको इलेक्ट किया ITTF's एथलीट्स कमीशन ने. स्टार इंडियन पैडलर अचंता शरथ कमल has become first player from India to get elected in the athletes commission. तो अचंता शरथ कमल बिलोंग करते हैं टेबल टेनिस से. उसके बाद स्वास्तिक सिराज, रानी की रेड्डी एंड चिराग शेट्टी विंस फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल. ये दोनों बैडमिंटन के प्लेयर हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल जीता है. केरला विल होस्ट Track Asia Cup cycling tournament in 2022. Track Asia Cup, one of the most important cycling competition, will be hosted at LNCP Outdoor Velodrome from November 25th to November 28, 2022. ये इस मंथ का विल जो है इसीलिए यूज किया कि उस मंथ में ये डेवलपमेंट हुआ, since we are discussing that in January 2023. So here it should have been in past tense. Kerala hosted. So around 200 cyclists from over 25 Asian countries will competed in Track and Asia Cup 2022. Thereafter, ranking and index and reports. India placed 8th on Climate Change Performance Index for 2023. Climate Change Performance Index 2023 issued by 3 environmental non-government organizations, German Watch, New Climate Institute, and Climate Action Network International launched this. Climate Change Performance Index 2023, CCPI, placed India 8th out of 63 countries. India placed 9th in GHGs, 24th in renewable energy, and 9th in energy use, and 9th in climate policy. Here GHG is greenhouse gases. So these are the further developments. Please just go through that. Thereafter, yes, India has the largest gender wealth gap in APAC at 64%, according to recent study. As when compared to the APAC nations, India has the largest gender wealth gap at present. Greater responsibility for caregiving is largely to blame for this.
Opportunity for women in leadership roles are similarly scarce, according to WTW 2022 Global Gender Wealth Equity Study. Only 3% of India's women workforce holding senior positions. In terms of gender wealth gap, South Korea is the APAC's region's top performer. Wage caps built into social security payment in South Korea, according to research, restrict the build-up of male relative to female wealth. So according to the research, there are 12 markets in the APAC area where there are gender wealth gaps that range from 64% in India to 90% in South Korea. Next development is India is at the top of the list of nations with the lowest manufacturing cost. The survey places India ahead of China and Vietnam as the country with the lowest manufacturing costs. India has earned the 31st spot in the overall best countries rating among 85 countries, according to US News and World Report. India is ranked number 1 on the list of the top 10 nations with the lowest manufacturing cost, followed by Thailand 4th, Philippines 5th, Bangladesh 6th, Indonesia 7th, Cambodia 8th, Malaysia 9th, and Sri Lanka 10th. According to survey, China, India's main economic opponent in the South Asian area, has overall open for business score of 70. When it comes to low manufacturing cost, however, it ranks second only to India. So total rank 31 है? Total rank 31 है sir? ये India is on 31st spot in overall best countries among 85 countries. अब ये जो रैंक है बेसिकली जो टॉप लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के केस में 85 कंट्रीज का ये सर्वे किया गया है उस सर्वे के अकॉर्डिंग। इस 85 कंट्रीज के सर्वे में भी स्पेशली लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का वेरिएबल जब लिया गया है। Otherwise, on the other side, India has earned 31st spot in overall best countries rating among 85 countries according to US News and World Report. और सर रैंक 1 है? हाँ, वर्ल्ड लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के केस में हमारा जो कंट्री है वो टॉप है। Vietnam, which has attracted a spate of garment and footwear manufacturing in recent years, has been ranked third in the category of countries with the lowest production cost. It is ranked 47th in overall open for business category. Switzerland topped in the overall best countries list, followed by Germany, Canada, United States and Sweden. तो जो बेस्ट कंट्रीज की लिस्ट है मींस जहां पर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक जो मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव्स हैं अक्रॉस वेरिएबल्स उसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर है। बट जहां बात करते हैं लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की तो वहां पर इंडिया टॉप पोजीशन पर है। फिर इसके बाद फर्दर वेरिएबल्स और ये तो एक रिपोर्ट का जस्ट पीस है, पार्ट ऑफ रिपोर्ट है। इसका डिटेल और एग्जिस्ट करता है कि वो जो लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो उसमें कौन सी कॉस्ट है। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट में भी अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या रॉ मटेरियल कॉस्ट या यूटिलिटीज की कॉस्ट, तो वो अभी इसमें उतना नहीं रखा गया। बट इन जनरल हम ये मान के चलते हैं अगर लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात है तो यहाँ पर लैंड का भी जो अवेलेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली सस्ता है, यहाँ पर लेबर बहुत सस्ती है, यहाँ पर जो अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलने वाले जो रॉ मटेरियल हैं वो भी काफी हद तक सस्ते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है।
उसके बाद मनिका बत्रा इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एशियन। अच्छा, ये एक्चुअल में टाइपोग्राफिकल एरर है, ये वहां से उसकी स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स का नहीं है, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा कि मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने मेडल जीता है एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में। एप्स एंड पोर्टल की बात करते हैं। यूडीआई हैज लॉन्च्ड अ न्यू चैटबॉट नेम आधार मित्र। चैटबॉट आप सब जानते ही हैं, जब भी कोई हम ऐप पोर्टल ओपन करते हैं तो उसमें एक छोटा सा एक हेल्प के लिए एक अरेंजमेंट होता है, वो फैसिलिटेट करता है, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर बेस्ड होता है, और वो प्रीफेड होता है कुछ इंफॉर्मेशन से, तो उसका नाम आधार मित्र रखा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। It is observed every year after the birth anniversary of Maulana Abdul Kalam Azad, who was the first education minister of independent India. He served as the education minister for over 10 years. Maulana Abul Kalam Azad helped the establishment of two major educational governing bodies. ये रेगुलेटर भी बोल सकते हो आप इन्हें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 नवंबर 2022। 26 नवंबर 1949 Constituent Assembly of India formally adopted the Constitution of India. It came into force on January 26, 1950. Constitution Day aims to bring awareness about the importance of Constitution and Dr. B.R. Ambedkar. Bhimrao Ramji Ambedkar, Chairman of Drafting Committee, is considered to be the chief architect of the Constitution of India. तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो B.R. Ambedkar साहब थे. He is also called the father of Indian Constitution. समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट्स। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट launched by Union Minister Sarbanand Sonowal in Varanasi, Uttar Pradesh. PM Gati Shakti Multi-Modal Waterway Summit. Basically, the aim of the summit was to raise awareness of the PM Gati Shakti National Master Plan with the focus of construction of canal infrastructure. To assure first and last mile connectivity, PM Gati Shakti Multi-Modal Waterway Summit is game-changing strategy for enhancing logistics effectiveness and lowering logistics cost. Under Gati Shakti, Ministry has identified 101 projects with a total estimated cost around 62,000 crore rupees. So the PM Gati Shakti, which aims to improve logistics effectiveness by providing multimodal connecting infrastructure to several special economic zones, SEZs. Multimodal. It may be road transport, it may be water transport, it may be air transport, it may be rail transport. These all modes are known as the multimodal transports. Connectivity. So this is all I wanted to discuss with you. Though there are lots of content available and curating content up to keeping in these number of pages is truly a tough task. I honestly confess this. I try my level best. So please go through that and refer, please, a newspaper also along with that. And I think you should have kept on doing this thing from. So